आज जो हमारा टॉपिक है बेटा उसमें हम कैपिलरी राइज वाले फिनोमिना को समझेंगे। एडहेसिव फोर्सेस का वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। फिर से अब बेटा जब आप इसके जस्ट नीचे की बात करोगे तो जस्ट नीचे पी नॉट मत लिख के चले आना। क्यों? क्योंकि बेटा आप एक कॉनकेव सरफेस पे बैठे हो। हम बोलते हैं लिक्विड मान लो एच चढ़ गया तो इस चढ़ते हुए लिक्विड में फोर्स बैलेंस लगा रहे होते हैं, पर हमें ये चीज समझ में भी तो आनी चाहिए कि लिक्विड आखिरकार चढ़ा ही क्यों था। हेलो बच्चों, मैं श्याम सिंह राठौर, आपका फिजिक्स मेंटोर, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस सीरीज में। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा उसमें हम कैपिलरी राइज वाले फिनोमिना को समझेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड, कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम जो शुरुआत करेंगे वो इस बात से कि जो ऑब्जर्व की जाती है लिक्विड की सरफेस, कभी कॉनकेव और कभी कॉन्वेक्स, उसके पीछे का कारण हम भी डिटेल में समझेंगे। तो सरफेस को कॉनकेव या कॉन्वेक्स कहने का जो अर्थ है वो मैं आप समझा रहा हूँ। देखें क्या है। सपोज ये आपने कोई लिक्विड भर रखा है किसी कंटेनर में और इसकी सरफेस अगर थोड़ी इस तरह से टिल्टेड दिखाई दे रही है तो हम इसी को कहते हैं बेटा कॉनकेविटी। और अगर इसकी सरफेस थोड़ी सी दीवार से दूर हटके दिख रही है, इस तरह से उठी हुई, तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्सिटी। इनके पीछे का कारण क्या है? कोई सरफेस कब कांटेक्ट में दीवार की तरफ आ रही है, कब उससे दूर जा रही है, कब कॉन्केविटी आ रहा है, कब कॉन्वेक्सिटी आ रहा है, इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये मिथ होता है कि सर वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड में जो वेटिंग लिक्विड है वो चिपकता है तो ये चिपक जाता है जा करके, और जो नॉन वेटिंग है वो दूर भागता है तो ये दूर चला जाता है, तो ऐसा हो जाता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उस चीज को हम कोहेशन और एडहेशन के जरिए फोर्स डायग्राम बना करके समझने वाले हैं। कोहेसिव फोर्सेस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं। को का मतलब होता है सेम और हेशन मतलब अट्रैक्टिव। कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस का मतलब वो फोर्सेस जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले हैं। एक लिक्विड का मॉलिक्यूल जो दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल पर लगाने वाला है, उसी फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं। मैं आपको तीन तरह के मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं बेटा। एक कंटेनर में लिक्विड भरा है, मैंने दो तो बाउंड्री वाले मॉलिक्यूल दिखाए हैं रेड वाले, और बेटे एक दिखाया है सेंटर पर। तो अगर मैं सेंटर पर लगने वाले कोहेसिव फोर्स से दर्शाऊं तो आपको देखेंगे कि इसके जस्ट बगल वाला मॉलिक्यूल इधर खींच रहा होगा, इसके जस्ट बगल वाला इधर खींच रहा होगा, जस्ट नीचे वाला नीचे खींच रहा होगा, ये लेफ्ट और राइट वाले भी लेफ्ट और राइट खींच रहे होंगे। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स किनारे पर पड़े हुए हैं बेटा, उनको भी उनके बगल वाला मॉलिक्यूल, बगल वाला मॉलिक्यूल खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा कोहेसिव फोर्सेस के कारण। सर इसमें इस तरफ फोर्स नहीं दिखाया बेटा, इस तरफ तो कंटेनर है और कोहेसिव फोर्सेस तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल लगा रहे होते हैं एक दूसरे पे, तो इसीलिए मैंने इस तरफ कोई फोर्स नहीं दर्शाया है। लेकिन देखिए ना, जब मॉलिक्यूल को मैंने बल्क में कंसीडर किया है तो इस तरफ भी फोर्स दर्शाया है और इस तरफ भी फोर्स दर्शाया है, क्योंकि बगल में मॉलिक्यूल यहां भी है और यहां भी है। तो अगर मैं देखूं बेटा तो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम इस तरफ आने वाला है, तो मैं एक फोर्स से रिप्लेस कर रहा हूं इसको, एक रिजल्ट से। FC का अर्थ है बच्चों कोहेसिव फोर्स। क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, अमंग सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो लग रहा है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। इस किनारे वाले मॉलिक्यूल पर कोहेसिव फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी बेटे? वो भी अंदर की तरफ होगी। बेटा सोचो ना, ये सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इसी दिशा में आने वाला है, तो इसी दिशा में ये आ रहा है। सेंटर पे लगने वाले फोर्सेस का रिजल्ट बेटा देखो, जितने भी फोर्सेस होंगे ना, सबका लेफ्ट और राइट वाला कंपोनेंट बैलेंस हो चुका होगा, केवल और केवल नीचे की तरफ वाला फोर्स बचेगा। उम्मीद है आपने वेक्टर में ये चीज सीख रखी है। चलिए, कोहेसिव फोर्स हमने समझा, अब हम समझेंगे एडहेसिव फोर्स क्या होता है। एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। जैसे आपने वो ऐड देखा होगा फेविकोल का, उस पर लिखा होता है फेविकोल की डिबिया पे एडहेसिव, मतलब वो दो अलग चीजों को जोड़ रहा है। एक तो फेविकोल के मॉलिक्यूल्स और दूसरा जिस चीज को आप चिपका रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो डिफरेंट टाइप की चीजें जोड़ रही हैं। तो जब हम लिक्विड के मॉलिक्यूल पे इस कंटेनर की वॉल के जो मॉलिक्यूल हैं उनके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स कंसीडर करेंगे, उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। तो मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको जरा ध्यान से देखिए। सेंटर वाला मॉलिक्यूल तो दीवारों से बहुत दूर है, तो उस पर ये एडहेसिव फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे, तो मैंने नियरली 0 लिखा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस होते हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। बहुत ज्यादा दूर बैठे हुए मॉलिक्यूल्स के बीच में इनका इफेक्ट नहीं होता है।
तो बेटा जो मॉलिक्यूल बिल्कुल किनारे पे है वो तो बहुत पास है कंटेनर के, तो उस पर एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा। इधर भी यही सिचुएशन है, ये बहुत पास है कंटेनर के, इस पर भी एडहेसिव फोर्स लग रहा होगा। सर आपने इसी तरफ क्यों दर्शाया एडहेसिव फोर्स? सर इधर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर के, सब नहीं लगा रहे होंगे क्या? हाँ लगा रहे होंगे ना, उसी चीज को तो जूम करके यहाँ दिखाया है। नोटिस करिए ये छोटा सा सेक्शन वाटर मॉलिक्यूल का मैंने इतना हिस्सा उखाड़ के यहाँ जूम किया है। ये जो रेड कलर का है ये वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ये जो रेड वाला है ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो व्हाइट कलर की वॉल है ये तो दिख रहा है, ये कंटेनर की वॉल बनाई है मैंने। और ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स बच्चों दिखा रखे हैं ना आपको, ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल है ये कंटेनर की वॉल के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ होगा वो इस तरफ एडहेसिव फोर्स लगाएगा, थोड़ा ऊपर इस तरफ, थोड़ा ऊपर इस तरफ, थोड़ा ऊपर इस तरफ। आप नोटिस करिए जानबूझ करके, सोच समझ करके इन वेक्टर्स की लेंथ को मैंने कम दिखाया है, क्योंकि जो सबसे पास में होगा वो सबसे ज्यादा फोर्स लगा पाएगा और जो उससे थोड़ा दूर होगा वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम फोर्स लगाएगा। तो मैंने लेंथ को ऑलरेडी कम बनाया है, क्योंकि वेक्टर में लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड। और जो सबसे दूर वाला मॉलिक्यूल है वो सबसे कम फोर्स लगाएगा। आप खुद सोचिए, इन सारे फोर्सेस का अप और डाउन वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा और सीधा ये वाला फोर्स जुड़ेगा। वेक्टर में ये चीज पढ़ी होगी हमने। इन सारे फोर्सेस का एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, इन फोर्सेस का एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, तो ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल होने वाले हैं बेटा, क्योंकि सिमेट्रिक है सारा सिस्टम। और ये वाले सारे ऐड हो जाएंगे, इसीलिए नेट एडहेसिव फोर्स मैंने बाहर की ओर दर्शा रखा है किनारे वाले मॉलिक्यूल्स पर। उम्मीद है आपको एडहेशन और कोहेशन समझ आया है। अब हम आ जाते हैं वेटिंग लिक्विड्स और नॉन वेटिंग लिक्विड्स पर। वेटिंग लिक्विड्स बेटा ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके अंदर एडहेसिव फोर्सेस का वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। फिर से वेटिंग लिक्विड को आप ऐसे मत डिफाइन करो चिपकने वाले लिक्विड, ये तरीका ठीक नहीं है डिफाइन करने का। वेटिंग लिक्विड का मतलब है ऐसे लिक्विड जिसमें एडहेसिव फोर्सेस का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर कोहेसिव फोर्सेस। आइए जरा देखें, लेट अस से मैंने ये दो मॉलिक्यूल लिए हैं, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी। मैं बारी बारी से आपको इन पे फोर्स बना करके दिखा रहा हूं। ये जो मॉलिक्यूल ए होगा इस पे एडहेसिव फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? इस तरफ लगेगा। बेटा अभी अभी मैंने समझाया कि किनारे वाले मॉलिक्यूल्स पर नेट एडहेसिव फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। इसीलिए डायग्राम मैंने आपके लिए अलग से बनाया था ताकि आपको यहाँ ये चीज दोबारा सोचनी ना पड़े। अब वापस से जो ए मॉलिक्यूल है देखिए जरा, इस पर कोहेसिव फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर। देखिए बेटा ये अभी कुछ देर पहले समझाया, किनारे वाले मॉलिक्यूल्स पे लगने वाला ये रेड कलर का फोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, कोहेसिव फोर्स है। इसका नेट कहाँ आ रहा है? अंदर की ओर, ये देखो दर्शा रखा है। और सेंटर वाले पे कोहेसिव फोर्स अंदर की ओर आ रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। वापस आ जाइए देखें, तो इस पर एडहेसिव फोर्स इस तरफ लगेगा, कोहेसिव इस तरफ। देखिए बेटा सोची समझी साजिश के तहत ये वेक्टर छोटा बनाया गया है और ये वेक्टर बड़ा, क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। और बेटा मास नीचे mg फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इट्स मास, है ना। और ये हमने इस मॉलिक्यूल का mg दर्शाया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो इसकी वैल्यू काफी कम है पर फिर भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ये जो मॉलिक्यूल है B, इसको भी ऑब्जर्व करें, इस पे कोहेसिव फोर्स बच्चा नीचे लग रहा होगा और mg नीचे लग रहा होगा, तो दिखाई दे रहा है। फिर भी मैंने इनको अलग से आपके लिए जूम करके बनाया है ताकि मैं नेट फोर्स की डायरेक्शन दिखा सकूं। अगर मैं B मॉलिक्यूल की बात करूं तो B पर mg और fc दोनों ही डाउनवर्ड्स हैं बेटा, तो इस पर नेट फोर्स भी नीचे की तरफ आने वाला है। मॉलिक्यूल A की बात करूं बेटे तो एडहेसिव फोर्स इस तरफ है, कोहेसिव फोर्स इस तरफ है। mg मैं ये दोबारा नहीं दर्शा रहा हूं, अगर आप दर्शा भी लोगे तो भी नेट फोर्स कहीं इसी तरफ आने वाला है। तो मैंने यहाँ एडहेसिव फोर्स दिखाया, कोहेसिव फोर्स दिखाया, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इसके पास आएगा क्योंकि ये बड़ा है। अगर ये वेक्टर बड़ा होता तो रिजल्टेंट इसके पास शिफ्ट होता, है ना। वेक्टर का बेसिक तो आपने पढ़ा ही होगा बेटे। तो ये नेट फोर्स जो है एडहेसिव फोर्स की तरफ शिफ्टेड होगा इस तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब अगर इस चीज को हम समझ पाए हैं तो हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर सोचिए नेट फोर्स यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड है, लिक्विड की सरफेस ऐसी है, लेकिन नेट फोर्स यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। लिक्विड की सरफेस इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अच्छा क्यों? क्योंकि बेटा स्टैटिक फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं, रुका हुआ फ्लूइड है, कंटेनर में भरा हुआ है। स्टैटिक फ्लूइड ने कसम खा रखी है शियर को छूने नहीं दूंगा।
शियर फोर्सेस को मैं खुद को छूने नहीं दूंगा, क्योंकि शियर फोर्सेस लगते ही लिक्विड बह जाता है। तो स्टैटिक लिक्विड की जो सरफेस है वो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहती है। तो आप सोचिए, अगर किनारे वाले मॉलिक्यूल्स पर मेरे बच्चे नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी इस तरफ को आ रही है, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, देखें ये नेट फोर्स की थोड़ी सी डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई, इस तरफ वाले पर भी बेटा जी और इस तरफ वाले पर, और अंदर वाले मॉलिक्यूल पर तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड सी आ रही है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। एफ नेट, यहाँ भी एफ नेट और बेटे यहाँ भी एफ नेट। अब लिक्विड की सरफेस का जो व्यवहार होता है बेटा वो होता है नेट फोर्स के परपेंडिकुलर रहना। तो ये लिक्विड ऐसा सीधा ना रह करके, देखो ना, क्योंकि ये और ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये लिक्विड थोड़ा सा खुद को बेंड करेगा, और ये यहाँ वाला तो सीधा ही रहेगा। जब आप लगभग सेंटर की बात करोगे मेरे बच्चे, तो ये लगभग सीधा ही रहेगा, और यहाँ आके वापस से थोड़ा सा टर्न उसे होना है, क्योंकि नेट फोर्स के कैसा रहना है, परपेंडिकुलर। नेट फोर्स के कैसा रहना है बेटे, परपेंडिकुलर। तो ये असल कारण होता है लिक्विड की सरफेस के कॉनकेव हो जाने का, क्योंकि उसे नेट फोर्स के कैसा रहना होता है, लिक्विड की फ्री सरफेस को परपेंडिकुलर रहना होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉन वेटिंग लिक्विड। बेटे वेटिंग लिक्विड में क्या था, वेटिंग लिक्विड में लिखा हुआ है एडहेसिव फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस। नॉन वेटिंग में इसका उल्टा है बेटे, कोहेसिव फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस। तो सोचिए, अगर मैं यहां पर जब वापस से डायग्राम बनाऊंगा तो एडहेसिव फोर्सेस छोटे हैं ना इस बार, तो ये एरो की लेंथ कम रहेगी, और कोहेसिव वाले फोर्स के वेक्टर की लेंथ थोड़ी सी बड़ी दिखाई गई है, और ये mg लग रहा है जो इस मॉलिक्यूल पर। अगेन बी पर एडहेसिव फोर्स नियरली 0 होगा, क्योंकि कंटेनर बहुत दूर है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल बी, and obviously adhesive force is nearly 0 on B because B is very much far away from the walls of the container, और मैंने अभी आपको बताया these are short range forces। चलिए इस मॉलिक्यूल को अलग से उखाड़ के बना लेते हैं, एक और बी दोनों को। तो बी पर अगेन बेटा मैं ऑब्जर्व करूं तो mg और fc लग रहा है, तो f नेट तो नीचे ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो बीच वाली सरफेस नहीं बेंड हो रही है ना। देखें इधर मॉलिक्यूल ए की बात करूं तो एडहेसिव फोर्स इधर, कोहेसिव इधर, अगेन एडहेसिव फोर्स इधर, कोहेसिव फोर्स इधर, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा, कोहेसिव फोर्स की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड आने वाला है बेटे। तो अगेन मैंने अभी आपको समझाया कि स्टैटिक फ्लूइड की जो फ्री सरफेस है वो नेट फोर्स के हमेशा कैसी रहना चाहती है, परपेंडिकुलर रहना चाहती है, क्योंकि शेयर फोर्सेस को बियर नहीं कर पाती है, फ्लो करने लग जाएगा लिक्विड। तो हम बनाते हैं, तो ये सरफेस बेटा ऐसी ना रह करके नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। मैं सबसे पहले नेट फोर्स दिखाता हूं आपको। ये नेट फोर्स देखिए किनारे वाले मॉलिक्यूल पे इस बार अंदर की ओर है, पहले थोड़ा बाहर की ओर था, अंदर की ओर बना देता हूं बेटे मैं, ये बना दिया बेटे। ये नेट फोर्स बेटा मैंने दिखाया अंदर की ओर, और इसमें तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ही, कोई समस्या नहीं है इसके साथ। एफ नेट सर, ये सरफेस इतनी तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर नेट फोर्स की, लेकिन सर जी ये वाली नहीं दिख रही है परपेंडिकुलर। सर तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी, और उसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगी थोड़ी सी, कुछ ऐसी बनेगी। ये बना दी बेटा लिक्विड की नई सरफेस। तो पुरानी वाली सरफेस नहीं रहेगी बेटा, ये नई सरफेस ऐसी कुछ आपको दिखाई देने वाली है। ये 90 डिग्री के एंगल पर आएगी ये सरफेस 90 डिग्री। जहां जहां भी नेट फोर्स आप दिखाओगे वहां पे फ्री सरफेस को कैसा रहना होगा, परपेंडिकुलर रहना हो। बेटा उम्मीद है आपको कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस का मतलब और उन फोर्सेस में कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, कौन सा फोर्स बड़ा है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा लिक्विड वेटिंग है और कौन सा लिक्विड नॉन वेटिंग है। अच्छा, नॉन वेटिंग लिक्विड का एग्जांपल बहुत फेमस है मरकरी, और वेटिंग लिक्विड का जो एग्जांपल फेमस है वो अपना वाटर है, वाटर ग्लास पेयर है ना। चलिए नेक्स्ट बेटा आगे देखते हैं। एक और टर्म आएगी छोटी सी बेटा, कांटेक्ट एंगल, जिसको हम अभी कैपिलरी के फॉर्मूला में देखने वाले हैं। वहां पे हमारा कांटेक्ट एंगल का कॉस भी होता है, तो कांटेक्ट एंगल क्या है उस चीज को भी हम समझ लेते हैं। तो बेटे जब भी कोई वेटिंग या नॉन वेटिंग लिक्विड हम किसी कंटेनर में फिल करते हैं, बेटा ये कंटेनर भले ही मैंने बहुत जूम करके आपको दिखाए, ये कंटेनर भले ही मैंने आपको बहुत जूम करके दिखाए हैं, लेकिन ये जो कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी है ना, ये नॉर्मली ऑब्जर्व थोड़ी होती है। आपको सर मुझे भी नहीं दिखती, हाँ नहीं दिखेगी ना भाई, हम नॉर्मल ग्लास में पानी पी रहे होते हैं, कैपिलरी में थोड़ी पानी पी रहे होते हैं।
जब हम बहुत कैपिलरी का मतलब क्या बेटा, बहुत थिन ट्यूब लेंगे, लॉन्ग, थिन ट्यूब लॉन्ग, उसके अंदर हमें ये फिनोमिना ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। नॉर्मल ग्लास में इतना अच्छे से देखने को ये फिनोमिना नहीं मिलेगा। चलिए, तो जब मैं वेटिंग लिक्विड की बात करूंगा, मैंने भी आपको बताया कि वेटिंग लिक्विड में सरफेस खुद को टिल्ट करती है, कॉन्केविटी आती है उसमें, क्योंकि नेट सरफेस के कैसा रहना है, परपेंडिकुलर रहना है। ये देखो बेटा, अभी पीछे वाली स्लाइड में समझाया, वेटिंग लिक्विड में फाइनल सरफेस कैसी होगी, इस तरह से होगी, कॉन्केव होगी बेटा। तो यहाँ पे मैंने कॉन्केव दिखाई है, और बेटे नॉन वेटिंग लिक्विड में कॉन्वेक्स दिखाई है सरफेस। अब सुनिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, लिक्विड की सरफेस पर बनाई गई टेंजेंट ये रही, और कंटेनर पर बनाई गई टेंजेंट दिख रही है आपको। अगेन, लिक्विड की फ्री सरफेस पर बनाई गई टेंजेंट और कंटेनर की वॉल पर बनाई गई टेंजेंट डाउनवर्ड्स में, इनके बीच का जो एंगल होता है ना बेटे, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है कि वेटिंग लिक्विड में एंगल ऑफ कांटेक्ट बेटा एक्यूट आने वाला है, और नॉन वेटिंग लिक्विड में ये ऑब्ट्यूज आने वाला है, क्योंकि नॉन वेटिंग में जब आप कॉन्वेक्स सरफेस बनाओगे तो उसकी टेंजेंट ऊपर निकलेगी, कंटेनर की टेंजेंट डाउनवर्ड्स ऐसी रहेगी, तो ऑब्ट्यूज एंगल ही बनना है। लेकिन बेटा अगर कॉन्केविटी रहेगी तो एक टेंजेंट तो ऐसी बनेगी और दूसरी इस तरह से आएगी, तो ये एंगल एक्यूट बन रहा होगा। तो ये चीज हमें ध्यान भी रखनी है कि भैया जी, वेटिंग लिक्विड में एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है लेस देन 90 डिग्री, और नॉन वेटिंग लिक्विड में एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है बच्चों ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर इन ग्लास। अच्छा बेटा, वाटर इन ग्लास में अगर परफेक्टली कैपिलरी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 0 डिग्री एंगल मिलेगा। ये बिल्कुल हेमिस्फेरिकल सरफेस बन जाती है, तो यहाँ पे टेंजेंट बिल्कुल जो है उसके पैरेलल आ जाएगी कंटेनर की वॉल के, इसीलिए यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होता है ऑलमोस्ट। और देखें इधर, ये है बेटा मरकरी और ग्लास का एग्जाम्पल। सर यही दो क्यों लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में इन्हीं दोनों के बारे में ज्यादा चर्चा होती है, नहीं ये एंगल हमें याद भी रखना होता है। तो वाटर और ग्लास में जो है 0 डिग्री एंगल लेंगे, और मरकरी और ग्लास में नियरली 140 डिग्री लेंगे। 135 से 142 के बीच में कई किताबों में लिखा होता है। कैलकुलेशन के पर्पज से तो 135 यूज कर लेना है, क्योंकि कॉस का 135 कैलकुलेट करना इजी है, 140 का उतना इजी तो नहीं है, तो इसीलिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए डेटा। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं उस कंसेप्ट पे जिसको कहते हैं फिनोमेना ऑफ कैपिलरी राइज। इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या थे, हमें कोहेसिव फोर्सेस पता हो, एडहेसिव फोर्सेस पता हो, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी का मतलब पता हो, कोई लिक्विड वेटिंग नॉन वेटिंग क्यों है ये पता हो, क्योंकि उसके बाद ही तो हम ये चीज जस्टिफाई कर पाएंगे कि कॉन्केव सरफेस है या फिर कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्केव कॉन्वेक्स सरफेस कैसे डिसाइड हो रही है, वेटिंग लिक्विड नॉन वेटिंग लिक्विड, वो कैसे डिसाइड हो रहा है कि कहाँ एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, कहाँ कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। चलिए, तो अब हम इस डेरिवेशन पर आ जाते हैं। पहला मेथड है बेटे एक्सेस प्रेशर मेथड, दूसरा होगा बेटे फोर्स इक्विलिब्रियम मेथड। बेटा एक्चुअली जो आपको फील आनी चाहिए कि कैपिलरी लगाने पे लिक्विड चढ़ता ही क्यों है, ये तो हमने बस सुन रखा है कि कैपिलरी लगाते हैं तो उसमें लिक्विड राइज कर जाता है। लिक्विड क्यों राइज कर जाता है, उस चीज का भी तो कारण हो। लिक्विड के बेटा देखो राइज करने का कारण होना चाहिए प्रेशर डिफरेंस, आप खुद सोचिए। तो हम प्रेशर मेथड से यही चीज समझेंगे कि यहाँ प्रेशर के अंतर होने के कारण लिक्विड राइज कर रहा है। तो जो फीलिंग वाला मेथड है वो तो यही है, एक्सेस प्रेशर मेथड। आइए चले देखते हैं क्या करना है। ये मैंने बेटा एक कंटेनर लिया, उसमें एक लिक्विड फिल कर दिया, और लेट अस से वाटर फिल कर दिया, और ऊपर एक कैपिलरी रख दी। कैपिलरी बेटा मैंने आपको बताया लॉन्ग थिन ट्यूब होती है, लॉन्ग थिन ट्यूब, इसको लगाया। फिर हमने इससे बात की, क्योंकि यार हमने इस पे वाटर भर रखा है तो सरफेस रहने वाली है कॉनकेव। देखो बेटा, सी दिख रही होगी आपको। अब मैंने इतना जूम कर दिया कि बिल्कुल जो है नैनो लेवल पे जो है जाकर के मेरी गंदी ड्राइंग दिखने लग गई आपको, पर मैं थोड़ा और कम जूम कर रहा हूं, अब ठीक है। ये जो सरफेस है ये कॉनकेव है, दिख रही है आपको? हाँ, अब तो दिख ही रही होगी बेटा, कॉनकेव सरफेस है। वापस से बेटा इसको नॉर्मल साइज पे ले आते हैं। फ्लैट सरफेस बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, उसके जस्ट नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। सेम ओपन सरफेस प्रेशर P0, जस्ट नीचे प्रेशर P0। ओके, ओपन है ये कैपिलरी ट्यूब बेटा, ओपन सरफेस इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। अब बेटा जब आप इसके जस्ट नीचे की बात करोगे तो जस्ट नीचे P0 मत लिख के चले आना। क्यों? क्योंकि बेटा आप एक कॉनकेव सरफेस पे बैठे हो, और कॉनकेव सरफेस का मतलब होता है प्रेशर वहां ज्यादा है। आपने पढ़ा होगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, ये सब आपने पढ़ रखा होगा।
ये ऐसा सरफेस जो है इसका मतलब है कि इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है। कितना कम है आपको याद होना चाहिए बेटा, 2 सिग्मा बाय आर के फैक्टर से कम होता है। अगर आप यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो 2 सिग्मा बाय आर जोड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो 2 सिग्मा बाय आर घटाएंगे, क्योंकि कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब आप इस तरफ से इधर आएंगे तो घटाएंगे प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर है बेटा पी नॉट, इसके जस्ट नीचे प्रेशर होगा पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर, विच इज एक्सेस प्रेशर व्हेन यू मूव फ्रॉम कॉनकेव सरफेस टू कॉन्वेक्स। ये ध्यान रखना होता है, हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब यार अब इनसे हमने पूछा भैया तुम्हारा प्रेशर पी नॉट, भैया तुम्हारा प्रेशर पी नॉट, भैया तुम्हारा प्रेशर बताओ। बोले पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इनके साथ बैठने की? स्टैटिक फ्लूइड में बराबरी पे वही लोग बैठते हैं बेटा जिनका प्रेशर सेम है। अगर इन अंकल का प्रेशर कम है तो ये दोनों बोलेंगे अगर बिरादरी में रहना है तो प्रेशर बढ़ाओ। बोला कैसे बढ़ाए? बोला यार चढ़ जाओ, क्योंकि जैसे ही आप चढ़ोगे तो जो लिक्विड एडिशनल चढ़ा होगा उसके कारण जो रोजीएच प्रेशर डेवलप हुआ होगा वो यहाँ जुड़ रहा होगा, तो कंपनसेट कर देगा इस कमी को। कब तक लिक्विड चढ़ाना है? अरे जब तक पी नॉट के बराबर नहीं हो जाना है। ये बैठने से क्यों मना कर रहा है, बिठाने से ये लोग क्यों मना कर दिए इसको? बोले कि तुम कुछ कम हो, तुम हमसे कुछ कम हो। बोले प्रेशर बढ़ाओ। पूछा मालिक कितना प्रेशर बढ़ाएं? बोले बेटा उतना प्रेशर बढ़ाओ कि बढ़ते 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 इतना यहाँ जो टोटल प्रेशर है वो हमारे बराबर आ जाए, पी नॉट के बराबर आ जाए। आओ देखो जरा कैलकुलेशन देखते हैं बेटा। तो ये लिक्विड चढ़ गया, तो ये लिक्विड बेटा धीरे धीरे चढ़ गया। अगेन ओपन सरफेस प्रेशर होगा बेटा पी नॉट, कॉनकेव से कॉन्वेक्स जाएंगे तो माइनस 2 सिग्मा बाय आर। लेकिन अब ये एच हाइट चढ़ भी तो चुका है, तो जब आप यहाँ से नीचे आओगे नीचे आओगे नीचे आओगे तो नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा, प्लस रो जी एच लिखोगे। क्या लिखोगे? प्लस रो जी एच। तो पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर, फिर नीचे आया कितना नीचे आए? एच, तो कितना जोड़ दिया? रो जी एच। पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर प्लस रो जी एच। लेकिन पते की बात यह है कि यहाँ जो भी प्रेशर आया है अब वो पी नॉट के बराबर होना चाहिए, तब ये तीनों सेम लेवल पे बैठ पाएंगे। आइए इधर की कैलकुलेशन आ गया, देख लीजिए एक बार। मैं बता दूं आर जो है रेडियस ऑफ द ट्यूब है, स्मॉल आर जो मैंने बताया है वो रेडियस ऑफ द ट्यूब है। देखिए लिख देता हूं बेटा, मैं डायग्राम में बना देता हूं। ये जो स्मॉल आर अंदर बना है ना, ये रेडियस ऑफ द ट्यूब है। चलिए कैलकुलेशन को चेक करते हैं। अच्छा यहाँ जो आर है बेटा वो ये जो सरफेस बन रही है ना, ये भी तो एक स्फीयर का ही पार्ट है ना, उसकी रेडियस है। अभी यहाँ जूम करके मैंने दिखाया, अभी दिखाते हैं आपको। तो जैसे ही आप बोलोगे कि भैया ये वाला जो प्रेशर है ये पी नॉट के बराबर है, मैंने बराबर किया। पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट बेटा काटी काटी हो गया, 2 सिग्मा बाय आर इक्वल टू आ गया रो जी एच। अच्छा फॉर्मूला है, बढ़िया, यहाँ से एच की वैल्यू निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना एक्चुअली 90% सवालों में हमें ये वाला आर नहीं देता, हमें देता है ट्यूब की रेडियस। सर ये कौन सा आर है? बेटा जिस सरफेस से अदली बदली कर रहे हो ना, प्रेशर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, ये उस सरफेस की रेडियस है, जो कि हमें सवाल में नहीं देता। मतलब ये हिस्सा, इसको मैं जूम करके यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लगभग एक जो छोटा सा ये आपको सरफेस दिख रहा है ना, इसको जूम किया तो ऐसा एक बड़ा सर्कल दिखाई देगा। तो जो कैपिटल आर है बच्चा ये उसकी रेडियस है, लेकिन सवाल में हमें स्मॉल आर दी होती है जो कि क्या है? कैपिलरी की रेडियस है बेटा। तो अब मैंने छोटी सी ज्योमेट्री लगानी है बेटे। देखो ये लिक्विड की सरफेस पे टेंजेंट और ये कंटेनर पे टेंजेंट, इसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी बताया बेटे अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी है तो आपको नहीं लगता क्या कि ये भी थीटा सी होगा? नहीं लगता तो लगाओ, पूछो क्यों? दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा, तो उन पे डाले गए परपेंडिकुलर्स के लाइन के बीच में भी एंगल थीटा ही होता है। तो ये एंगल भी हो गया थीटा सी। तो अब ज्योमेट्री से मैंने रिलेशन निकाला, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा आर अपॉन कॉस थीटा, और इस कैपिटल आर को उठा के ना मैं यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो 2 सिग्मा बाय आर कॉस थीटा सी इज इक्वल्स टू रो जी एच, यहाँ से एच निकल के आ गया 2 सिग्मा कॉस थीटा सी अपॉन रो जी आर, 2 सिग्मा कॉस थीटा सी अपॉन रो जी आर। ये आपको याद होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये आर और ये आर में अंतर है।
वो सेम चल रहा होता है, आर सुनते ही बस आर ही आ रहा है दिमाग में, ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि भैया आर रेडियस ऑफ द ट्यूब है कि आर जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब एक्सेस प्रेशर मेथड में ये जो 2 सिग्मा बाय आर आप लिखते हो, ये उस कर्व का रेडियस होता है जिसके अराउंड आप प्रेशर डिफरेंस लिख रहे हो। और सवालों में हमें जनरली ट्यूब का रेडियस दिया होता है, तो हमने ये ट्यूब का रेडियस और कर्व के रेडियस के बीच में रिलेशन निकाला, छोटी सी ज्योमेट्री लगाई 10वीं क्लास की, और उससे हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 सिग्मा कॉस थीटा सी अपॉन रो जी आर। सर जी व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस टेंशन, सिग्मा इज सरफेस टेंशन, सिग्मा इज सरफेस टेंशन। याद रहेगा बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं बेटा इसका मेथड नंबर 2। अच्छा, मेथड नंबर 2 में डेरिवेशन हल आ जाता है, उसमें आपको कैपिटल आर स्मॉल आर का झंझट नहीं है, बट उसमें तो हम क्या करते हैं कि लिक्विड मान लो एच चढ़ गया, हम बोलते हैं लिक्विड मान लो एच चढ़ गया, तो इस चढ़ते हुए लिक्विड में फोर्स बैलेंस लगा रहे होते हैं, पर हमें ये चीज समझ में भी तो आनी चाहिए कि लिक्विड आखिरकार चढ़ा ही क्यों था। वो चढ़ा इसीलिए था क्योंकि यहाँ के प्रेशर में अंतर था, क्योंकि यहाँ के प्रेशर में बेटा अंतर था। यहाँ प्रेशर पी नॉट, यहाँ पी नॉट माइनस 2 सिग्मा बाय आर। कॉन्केव से कॉन्वेक्स जाना है तो माइनस करना है, कॉन्वेक्स से कॉन्केव आना है तो प्लस कर। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से पिचक रहा है तो ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा होगा ना यार। तो फिर ये बोला कि भैया तुम्हारा प्रेशर कम है, बराबर में नहीं बैठ पाओगे। बोला बैठना है तो चढ़ जाओ। बोले कितना चढ़ जाओ? इतना ही चढ़ जाओ कि तुम्हारा जो नेट प्रेशर निकाले वो हमारे बराबर आ जाए। तो भैया इनको चढ़ा दिया हमने, इनको चढ़ाते ही यहाँ पे नेट प्रेशर आ गया, इसके इक्वल कर दिया, काटी काटी खेला, तो 2 सिग्मा बाय आर इज इक्वल टू रो जी एच हमारा आंसर आ गया। लेकिन ना ध्यान रखना, जो मैं 1% की बात कर रहा हूँ, 1% कभी कभी कैपिटल आर में खेल जाएगा। रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, इसको सरफेस को, फ्री सरफेस को मेनिस्कस भी लिखती हैं कुछ किताबें। क्या लिखती हैं बेटा? मेनिस्कस। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेनिस्कस, मेनिस्कस भी लिखा जाता है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मेनिस्कस। तो वो लिख देगा रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, मतलब कैपिटल आर की बात कर रहा है। तो भैया ये फॉर्मूला लगाना है, इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रखिए आप, है ना। फॉर्मूला तो ये वाला याद रहता ही है आपको। और अगर ट्यूब की रेडियस दे तो जुगाड़ लगा ही लिए हमने बेटा। इस छोटी सी सरफेस को, स्फेयर को उखाड़ के यहाँ बनाया, उस स्फेयर पे सरफेस पे टेंजेंट अगर डालें और कंटेनर पे टेंजेंट, कंटेनर तो नीचे ही बनेगी ना बेटा टेंजेंट, तो एंगल थीटा सी। तो थ्योरम के अनुसार ये थीटा सी तो ये भी थीटा सी, आर और आर में रिलेशन आ गया कॉस थीटा लगा के, और यहाँ से एच बराबर 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर हमारा फॉर्मूला आ जाता है। फोर्स मेथड से डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो भैया कैसे, सपोज वेटिंग लिक्विड है तो कॉनकेव सरफेस बनेगी। अब सरफेस ऐसी है तो सरफेस टेंशन फोर्स तो सरफेस के पैरेलल लगता है, पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन फोर्स जो होता है सरफेस के पैरेलल लगता है। क्या होता है बेटा? सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू द लेंथ। तो भैया ये कितनी लेंथ में लग रहा होगा? सोचो ना, ट्यूब 2 पाई आर में, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर। लेकिन भैया इसका कॉस कंपोनेंट पूछो क्यों? फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की ओर और एक इस तरफ। ये वाले फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को कौन बैलेंस करेगा? mg। इस पूरे लिक्विड को जो ऊपर चढ़ा है, इस पे नीचे ग्रेविटी भी तो लग रही है इस कॉलम पे, तो इस कॉलम का जो वेट है उसको कौन सपोर्ट करेगा? सरफेस टेंशन फोर्स। मैंने लिखा भी है, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड अगर ऊपर चढ़ रहा है तो उसको सरफेस टेंशन फोर्स चढ़ा रहा है। कब तक चढ़ेगा? जब तक उतने कॉलम के वेट को बैलेंस ना कर जाए। करा दिया बेटा। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों किया? क्योंकि इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लिखा है हमने, मैं बना देता हूं। ये रहा फोर्स सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो जो कि बनेगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा सी इक्वल्स टू mg। मास बेटा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिग्मा 2 पाई आर कॉस थीटा सी, डेंसिटी वॉल्यूम। बेटे ये सिलेंड्रिकल शेप है ना, इसका वॉल्यूम पढ़ा होगा आपने, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो भैया पाई से पाई काटी काटी, एक आर से एक आर काटी काटी, डायरेक्टली जी रो आर नीचे भेजा, हमारा फॉर्मूला आ गया 2 सिग्मा कॉस थीटा सी अपॉन रो जी आर। तो अगर कैपिलरी की रेडियस की टर्म्स में फॉर्मूला देख रहे होते हैं तो इस फोर्स मेथड से वो फॉर्मूला जल्दी आ जाता है। बट फीलिंग और जो असल मजा है देने वाला कि लिक्विड चढ़ क्यों रहा है
है ना। और अगर कभी मेनिस्कस का रेडियस भी दे दे तो उस चीज से जूझने के लिए हमें एक्सेस प्रेशर मेथड का भी आइडिया होना चाहिए। चलिए बच्चों, अभी जो हमने सीखा इस पर बेस्ड जेईई मेंस ने बच्चा एक सवाल पूछा हुआ है, शायद 2023 या 24 का ये सवाल है, तो लेटेस्ट ही सवाल है, देख लेते हैं किस तरह के सवाल हैं। बेटा मोर और लेस फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे, फॉर्मूला पता हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो कि हाँ कौन सी रेडियस दी है कौन सी क्या, बस इतना हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। द हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम रेज्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टेन रेडियस, कोई कैपिलरी ट्यूब होगी उसकी सर्टेन रेडियस हमने मान ली r। When dipped in the liquid A, दो लिक्विड हैं, एक है लिक्विड A और बोल रहा लिक्विड A में जो हाइट है वो आ रही है 5 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है बेटे। इफ द ट्यूब इज डिप्ड इन सिमिलर मैनर, सिमिलर मैनर में डिप किया जा रहा है, ट्यूब सेम है बेटा, मतलब स्मॉल r की वैल्यू सेम रखनी है, ट्यूब की रेडियस। दूसरे लिक्विड में डाला बेटा, दूसरा लिक्विड है बेटा B, पहला लिक्विड दूसरा लिक्विड, तो दूसरे लिक्विड में बोल रहा है if the tube is dipped in similar manner in another liquid B of surface tension and density double that of A, मतलब पुराने वाले से डबल है इसकी डेंसिटी, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ B is double density of A, also surface tension sigma of B is double that of sigma A। ठीक है भैया, है ना, लिखा हुआ है another B of surface tension and density double that of values A। The height of the column in the B would be, पूछा हुआ है हाइट ऑफ द कॉलम इन बी। आसान है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए करते हैं सॉल्व। एच का फॉर्मूला क्या है बेटे, 2 सिग्मा कॉस थीटा सी अपॉन रो जी आर, अपॉन रो जी आर। तो जब ए के लिए लिखेंगे तो ए के पैरामीटर्स रख देना, एच ए सिग्मा ए रो ए, जी और आर तो बेटा सेम रहेगा, तो h ऑफ a और जो कि हमें 5 है पता है, h ऑफ b लिखेंगे बेटा, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा सी अपॉन रो बी जी आर। मैं डिवाइड कर देता हूं बेटे, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, थोड़ी जगह बना लेते हैं बेटा और डिवाइड लगा देते हैं। मैं एच ए डिवाइडेड बाय एच बी लिखना चाहता हूँ, 1 डिवाइड बाय 2 लिख देता हूँ ऐसे, तो एच ए डिवाइडेड बाय एच बी। देखिए बेटा, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा सी तो कॉस थीटा डी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इंटू में रो बी अपॉन रो ए। चलो फर्दर वैल्यूज पुट करो, एच ए का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, एच बी फाइंड करना है, सिग्मा ए तो सिग्मा ए ये है अपॉन सिग्मा बी 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए इनटू में बेटा रो बी विच इज 2 टाइम्स ऑफ रो ए, और नीचे रो ए लिखा हुआ है, तो रो ए से रो ए उड़ाओ क्योंकि ये रो ए है, और 2 से 2 उड़ाओ, अरे एच बी इज इक्वल्स टू तो 5 सेंटीमीटर ही आ गया, और हमें सवाल में मीटर में पूछा है तो 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, है ना, डेसिमल में है तो 0.05 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। इजी ही क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा मोर और लेस इससे। तो उम्मीद है आपको कैपिलरी राइज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मेन जो बात आपको याद रखनी है वो ये कि कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी का कारण होता है एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस। कहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है बेटा, अगर एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो वेटिंग लिक्विड बनेगा, कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो नॉन वेटिंग लिक्विड बनेगा, है ना बेटे। वेटिंग लिक्विड मतलब कॉन्केविटी और नॉन वेटिंग मतलब कॉन्वेक्सिटी। उसके बाद हमने समझा था कैपिलरी राइज के बारे में कि भैया अगर एक थिन नैरो ट्यूब को डिप करते हैं लिक्विड में तो या तो लिक्विड राइज करता हुआ दिखता है या फॉल करता। अच्छा, कैपिलरी फॉल की चर्चा अभी नहीं की, लेकिन आप ध्यान रखना फॉल की चर्चा भी ऐसे ही होगी। एडहेसिव फोर्सेस में आपको राइज दिख रहा है, कोहेसिव फोर्सेस में आपको डिप दिखाई देगा, क्योंकि बेटा आप कॉन्वेक्स सरफेस है, अंदर की ओर जब जाओगे प्रेशर लिखने तो प्रेशर जोड़ के लिखोगे। अभी घटा के लिखा था, कॉन्केव से नीचे आए थे। बस वहां पे बच्चे एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वहां फॉर्मूले में माइनस आता है ना, यहाँ माइनस आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं माइनस आया है सर, इसका मतलब फॉल हो रहा होगा। अरे भाई कैसी बात करते हो, वहां पे सरफेस भी दिखने में ऐसी बनेगी,
तो कॉन्टैक्ट एंगल अपने आप में ऑब्ट्यूज है, तो cos थीटा सी भी वहां नेगेटिव ही होगा। तो ये वाला नेगेटिव और जो फॉर्मूले से माइनस आया है वो दोनों कट के पॉजिटिव ही हो जाएंगे। तो H वहां पॉजिटिव ही है, H वहां नेगेटिव नहीं है। लोगों को लगता है H नेगेटिव है तो फॉल, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप फॉल का डेरिवेशन ही कर रहे होते हो, तो वो माइनस अपने आप आता है और वो माइनस मिलके H हमेशा पॉजिटिव ही है। इस बात का और ध्यान रखें। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।